नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज हम पहले आपको पाकिस्तान का मेडल वाला दुख दिखाएंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत के शूटर मेडल पर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन इससे पाकिस्तानियों के अरमान किस तरह छलनी हो रहे हैं, इसके कुछ बहुत दिलचस्प वीडियो सामने आए हैं। इसके बाद केरल में लैंडस्लाइड पर सियासी भूस्खलन की खबर होगी। क्या वायनाड में 175 लोगों की मौत लापरवाही की वजह से हुई? इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बहुत बड़ा दावा किया है, जिस पर केरल सरकार का जवाब भी आ गया है। आपके लिए सत्या की ये कुंजी तैयार की है। इसके बाद लखनऊ विधानसभा के मॉनसून सत्र की भी बात करेंगे। ये वो मॉनसून है जिसने आज विधानसभा को पानी पानी कर दिया। इसमें कैसे लखनऊ नगर निगम के दावे डूब गए और नेताओं ने इस जल संकट में क्या किया, ये भी देखिएगा। आज संसद में जातिवाला कलेश का राउंड 2 भी हुआ है और बात अब राहुल गांधी वर्सेस अनुराग ठाकुर से आगे निकल गई है। कांग्रेस जाति वाले बयान पर सरकार और उसके मंत्री के खिलाफ कौन सी बड़ी तैयारी कर रही है, ये भी आपको बताएंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने एमसीडी और उसके अधिकारियों को हादसे का जिम्मेदार बताया और ड्रेनेज सिस्टम पर खूब फटकार लगाई। कोर्ट ने यहां तक कह दिया, अगर जांच सही से नहीं हुई तो सीबीआई को सौंप दी जा सकती है। आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को बड़ा चैलेंज भी दिया है। उद्धव ने कहा है कि महाराष्ट्र में या तो अब फडणवीस रहेंगे या वो रहेंगे। उद्धव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो ये चुनौती सिर्फ उनके भरोसे पर ही दे रहे हैं। और एक बड़ी खबर नखरेबाज पूजा खेडकर पर, जो अब आईएएस ऑफिसर नहीं है। यूपीएससी ने उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया है और कहा है कि अब वो भविष्य में यूपीएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगी। यूपीएससी ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं। विज्ञापन वाले गिद्धों के बाद अब विनाश वाले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ये वीडियो 9 लाख की आबादी वाले केरल के वायनाड से आ रहे हैं और वहां खिसकती जमीन, दरख्ते पहाड़ और खत्म होती जिंदगियों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर वायनाड में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से सिर्फ 3 दिन में 175 लोगों की मौत कैसे हो गई? सिर्फ 3 दिन में 220 लोग लापता कैसे हो गए? सिर्फ 3 दिन में वायनाड के 4 गांव कैसे विलुप्त हो गए? क्या किसी को पहले से इस आफत का पूर्वानुमान नहीं था? और अगर था तो लोगों को सुरक्षित निकाला क्यों नहीं गया? इसे प्राकृतिक आपदा माना जाए या किसी अलर्ट को लापरवाही से अनसुना करने का अंजाम माना जाए? आज वायनाड के विनाश वाले पानी पर संसद में सियासी आग देखने को मिली। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने केरल की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि केरल सरकार को 4 दिन में 4 वार्निंग दी गई थी, फिर भी वायनाड को विनाश के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने तारीख का जिक्र करते हुए कहा कि पहली वार्निंग 23 जुलाई को दी गई थी, उसके बाद 24 जुलाई को दूसरी वार्निंग दी गई, तीसरी वार्निंग 25 जुलाई को और चौथी वार्निंग 26 जुलाई को दी गई। ये भी बताया गया कि वायनाड में लैंडस्लाइड की आशंका है, मिट्टी भी गिर सकती है और लोग इससे दबकर मर सकते हैं। और फिर 29 जुलाई की रात वही हुआ जिसकी आशंका थी। अमित शाह ने राज्यसभा में केरल की सरकार पर सवाल उठाते हुए ओडिशा और गुजरात के उदाहरण भी दिए। आप खुद सुनिए क्या कहा। And I'd request the government to help the people of Wayanad in this difficult time. I think this is the second time this tragedy has taken place. This took place 5 years ago, and it is quite clear that this area has an ecological issue. So this should be looked into, and whatever high-tech solution can be brought forward, that would be good. जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है। 23 तारीख को ही
मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। केरल सरकार ने क्या किया? अमित शाह के आरोपों के बाद केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से भूस्खलन के लिए रेड अलर्ट नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हालांकि अब केरल में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की राहत और बचाव टीम एक्टिव है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वायनाड में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वायनाड में आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की अलग अलग टीमें राहत काम में जुटी हुई हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। 3000 लोगों को रिहैब सेंटर में भेजा गया है। वायनाड में कई पर्यटक भी फंसे हैं। आज सेना ने 2 रिजॉर्ट से 19 टूरिस्ट को बचाया। ये लोग वायनाड के मुंडक्कई गांव के पास रिजॉर्ट में फंसे हुए थे। सेना के जवानों ने इन्हें रस्सियों के सहारे मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वायनाड में इस महाविनाश से अब सब कुछ ठप हो चुका है। हादसे के बाद केरल में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की जा चुकी है। 12 जिलों के स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। केरल यूनिवर्सिटी ने 30 और 31 जुलाई को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। आप सिर्फ 120 सेकंड में वायनाड के विनाश की कहानी देखिए। ये हमारी टीम्स अंदर हैं, वहाँ से उनको जो जिंदा है उनको फर्स्ट एड दी जा रही है और इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। कोशिश ये है कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी हम दोबारा बना सकें, ताकि जो इंजीनियर इक्विपमेंट है, जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, उसे हम अंदर दाखिल कर पाएँ इस एरिया में। सारे घर, टेम्पल, मस्जिद वगैरह सब कुछ उसमें चल गया है। और इतना हादसा हुआ है, उससे हमको भी कोई आइडिया नहीं मिलता है। बाप को बेटा को नहीं मिलता है, बेटा को बाप को नहीं मिलता है, सब आपस में तलाश कर रहा है। Prime Minister has already assured all help will be given. सत्ता में अब उस मॉनसून सत्र की बात करते हैं जिसमें आज मूसलाधार बारिश भी है और मूसलाधार हंगामा भी है। मूसलाधार बारिश लखनऊ में हुई, जहां पानी विधानसभा के अंदर पहुंच गया, जिससे नेता परेशान हो गए। जबकि मूसलाधार हंगामा लोकसभा में हुआ, जहां विपक्षी सांसद सदन के वेल में पहुंच गए और लोकसभा अध्यक्ष इससे परेशान हो गए। लखनऊ में पानी ने नेताओं को परेशान किया तो दिल्ली में परेशानी जाति पर नेताओं के जज्बाती होने के कारण हुई। हमने न्यूज मित्रों के लिए मूसलाधार बारिश और मूसलाधार हंगामे पर एक संयुक्त कुंजी तैयार की है, जिससे आप राजनीतिक मॉनसून और मौसमी मॉनसून के प्रभाव को बड़े ही सरल तरीके से समझ पाएंगे। इस कुंजी की शुरुआत हम लखनऊ की खबर से करते हैं, जहां यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में मॉनसून की इतनी बारिश हुई कि विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर पानी का कब्जा हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज हुई कि विधानसभा परिसर में भी पानी घुस गया। हजरतगंज की सड़कों पर कई गाड़ियां डूब गईं। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने यूपी विधानसभा में इंतजामों के सारे बैरियर तोड़ दिए और पानी परिसर के अंदर पहुंच गया। विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर के कमरों में पानी भर गया। फर्श पर रखा सामान भी बारिश के पानी में भीग गया। यूपी विधानसभा के मौजूदा सत्र का नाम मॉनसून सत्र ही है और मॉनसून की बारिश ने सरकार को ये समझा दिया कि बारिश कितनी ज्यादा होती है और इंतजाम कितने कम होते हैं। विधानसभा के अंदर के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें विधानसभा परिसर में चारों तरफ पानी ही पानी है और कुछ लोग वाइपर से पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा परिसर में कई जगह पर तस्वीरें ऐसी थी कि अगले बजट में गाड़ियों के साथ साथ छोटी छोटी नाव खरीदने के लिए पैसे का आवंटन करने की जरूरत महसूस हो सकती है। वैसे कल यूपी विधानसभा में व्यंग और कटाक्ष की बारिश हो रही थी।
आज मूसलाधार बारिश ने विपक्ष को व्यंग का एक और मौका दिया। कल विधानसभा के अंदर सीएम योगी के व्यंग का सामना करने वाले शिवपाल यादव ने आज व्यवस्था पर व्यंग किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने 2 वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, बजट की सबसे अधिक आवश्यकता उत्तर प्रदेश विधानसभा को है। एक मूसलाधार बारिश में ये हाल है तो बाकी प्रदेश तो भगवान भरोसे ही है। कुछ घंटों की बारिश और उसके बाद विधानसभा के बेसमेंट का ये हालत है कि ये देखिए पूरा जो बेसमेंट का इलाका है पानी से भरा हुआ। भैया क्या हाल है यहाँ पे? बहुत पानी था क्या? पानी बहुत बढ़ा है। कितनी देर से निकाल रहे हैं? 1 घंटा से भी। 1 घंटा से निकाल रहे हैं। और अभी क्या हाल है? अरे अभी निकाला जा रहा पानी। तो ये हाल है यहाँ पर। देखिए बेसमेंट का इलाका आपको दिखाते हैं जो पूरा पानी से भरा हुआ है। सामने में ये पानी निकाला जा रहा है। यहाँ पर लोग आए हैं जो है काम से, जो है फिर ये अरे पानी पूरा भरा हो जब विधानसभा में ये हाल है तो समझिए तो और क्या। तो कह रहे हैं कि विधानसभा में अगर ये हाल है तो आगे का देखिए। और केंद्रीय साइक्लो स्टाइल प्रभाग का हाल देखिए। यहाँ लोग कर्मचारी थे, बैठते थे और अब जब जा रहे हैं तो छोटा सा एक मिनी तालाब कह सकते हैं, यहाँ पर कर्मचारी लगे लोग बैठे हुए थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मूसलाधार बारिश होती रही पूरे इलाके में पानी भर गया। ये स्थिति है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ये देखिए चैम्बर बना हुआ है, चैम्बर ब्लॉक हो गया है, चैम्बर डाउन है और रोड ऊंचा है चारों तरफ। ये देखिए सुरक्षा कर्मी यहाँ बैठे हुए हैं। और ये लोग क्या आप लोग फंस गए हैं क्या भैया? नहीं फंसे नहीं है। फिर किस बात का इंतजार हो रहा है? बस पानी ज़्यादा भरा है तो इसलिए बैठ गया हूँ। और यहाँ भी पानी ही पानी, जिधर भी जाएंगे पानी निकालने का काम हो रहा है। क्या हुआ, कितने देर से निकाल रहे हैं पानी? अरे निकाले सर, थोड़ी देर हो गई। अच्छा, तो ये देखिए पानी निकाला जा रहा है हर कमरे से। गेट नंबर 7 पे हैं और देखिए एक विधायक जी यहाँ पे मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ हैं पानी में फंसी हुई है। अब उन्होंने जो अपने चप्पल पहने हुए, उनको जगह चाहिए जहाँ गाड़ी का गेट खुल जाए तो बिना जूते खोले हुए वो बैठ जाए। क्या दिक्कत हो रही है भाई साहब? पानी नहीं दिख रहा है। पानी तो कैसे गाड़ी में जाएंगे फिर? गाड़ी खड़ी है, अभी बना रहे हैं। मंत्रियों के 3-4 मंत्रियों के बारे में जानकारी मिली है कि उनके जो ऑफिसेज हैं वहां से पानी चू रहा है। आपको बताऊं जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर में पानी गिर, जो लो लाइंग एरिया है ना, करीब 1.5-2 घंटे की बारिश के बाद ये हाल है कि पूरा इलाका, अगर लखनऊ का अगर हम देखें, वो पानी पानी सा हो गया है। वैसे मानसून की बारिश का ये पानी सिर्फ विधानसभा में ही नहीं घुसा, बल्कि लखनऊ नगर निगम, हजरतगंज बाजार समेत शहर के कई हिस्सों को स्विमिंग पूल बनाने में भी कामयाब रहा। डालीबाग इलाके में तो कुछ जगहों पर तस्वीरें ऐसी थी कि वाटर रेस्टोरेंट चलाया जा सकता है, यानी नीचे घुटने तक पानी और ऊपर गर्म गर्म पकौड़े। कुछ लोग बारिश के पानी को मनोरंजन का साधन बना रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए ये बिन बुलाई मुसीबत थी। मूसलाधार बारिश के बाद अब मूसलाधार हंगामे की बात भी करते हैं, जिसकी वजह है एक सवाल, कौन जात हो। वैसे तो ये लाइन भारत के सामाजिक चर्चाओं में बहुत आम है, लेकिन कल संसद में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने जब जाति और जातीय जनगणना पर सवाल उठाया तो विपक्ष के कई सांसदों को बहुत गुस्सा आया। अनुराग ठाकुर ने कल कहा था, जिसकी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें गाली दी गई, अपमानित किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। कल जाति पर हंगामे के एपिसोड 1 के बाद आज दूसरे एपिसोड का दिन था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रही। विपक्ष के नारों का शोर बढ़ा और विपक्षी सदस्य वी वांट कास्ट सेंसस के पोस्टर लहराने लगे। इसके बाद हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के अंदर हंगामे की तस्वीर के बाद बाहर बयानों वाला राउंड भी शुरू हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन अगर किसी ने उनसे जाति पूछ ली तो देखिए क्या करते हैं। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जानबूझकर राहुल गांधी का अपमान करने के लिए जाति पूछी गई। कांग्रेस का साथ देने के लिए सहयोगी शिवसेना यूबीटी भी आई।
पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। कल जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी थी तो अखिलेश यादव ने मजबूती से राहुल गांधी का साथ दिया था। आज अखिलेश यादव ने अपने अनुभव भी बताए और कहा कि उनके साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव होता रहा है। तो बीजेपी ने जवाबी हमला किया और कहा कि मंडल कमीशन का विरोध करने वाले जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर जाति चाय की चर्चाओं में, चौक चौराहों पर, सोशल मीडिया के पोस्ट पर और नेताओं के भाषण में ट्रेंड कर रही है। हालांकि इस सबके बीच विपक्ष ये तो कह रहा है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वो राहुल गांधी की जाति पूछने से नाराज है। नाराजगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कांग्रेस अनुराग ठाकुर से इतनी नाराज है कि वो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने पर विचार कर रही है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के भाषण से काफी खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर का भाषण रीपोस्ट किया है और लिखा है कि ये फैक्ट और ह्यूमर से भरपूर भाषण है। कुछ घंटों की बारिश और उसके बाद विधानसभा के बेसमेंट का ये हालत है कि ये देखिए पूरा जो बेसमेंट का इलाका है पानी। वैसे ऐसे कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव मीडिया कर्मियों से उनकी जाति पूछ रहे हैं। बीजेपी ऐसे वीडियो की मूसलाधार बारिश कर रही है जिससे इस नैरेटिव वॉर में वो आगे बढ़ जाए। जाति पर हो रही राजनीति के बीच कानून के जानकारों का मानना है कि भारत में संसद और संसद के बाहर जाति पूछने पर रोक जैसा कोई कानून नहीं है। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जाति सूचक टिप्पणी करने पर सजा हो सकती है। जाति पर जिस तरह की सियासत हो रही है उसे आप नेताओं की इच्छाधारी सियासत भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारे नेताओं को अपने फायदे के लिए किसी की जाति पूछनी होती है तो वो बड़ी आसानी से और बड़े मंच पर खड़े होकर माइक लेकर किसी की भी जाति पूछ लेते हैं। लेकिन जब फायदा नहीं होता तो समीकरण बदल जाता है और जाति पूछना अनैतिक बता दिया जाता है ताकि राजनीतिक बोनस पॉइंट रिडीम हो सके। इस मामले में हर राजनीतिक दल का आचरण करीब करीब एक जैसा ही है। हर राजनीतिक दल अपने वोटों वाले पॉइंट बढ़ाने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है और वक्त आने पर उसे रिडीम भी करता है। वैसे सच्चाई ये भी है कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चे का नाम भले ही बाद में तय होता हो, लेकिन जाति पहले ही तय हो जाती है। खास बात यह भी है कि इस देश में लोग धर्म तो बदल लेते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते। जाति वाले राजनीतिक दलदल से निकलकर अब आपसे जुड़े एक ऐसे मुद्दे की जानकारी देते हैं जिस पर अक्सर आम आदमी और विपक्ष के नेता कुछ चर्चा करते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे नेता और मंत्री बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। लेकिन केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार की वित्त मंत्री से जनता को टैक्स में रियायत देने की मांग की है। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगाए गए 18% जीएसटी को खत्म करने की मांग की है। 28 जुलाई के एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि इस प्रीमियम पर टैक्स लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के बराबर है। ये टैक्स बीमा क्षेत्र के विकास में बाधा डालते हैं। गडकरी ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि इस प्रीमियम से जीएसटी हटाने के सुझाव को प्राथमिकता दी जाए और इस पर विचार किया जाए, क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा बोझ है। दरअसल नितिन गडकरी नागपुर से सांसद हैं। नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था। इसी ज्ञापन की प्रतिक्रिया में उन्होंने वित्त मंत्री को ये चिट्ठी लिखी है। जीएसटी लागू होने से पहले भारत में बीमा पर 15% टैक्स लगता था। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद ये 18% कर दिया गया। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके बीमा का प्रीमियम करीब 10,000 रुपए साल होता है तो इस पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाता है और 1,800 रुपए का टैक्स आपको अतिरिक्त देना होता है। इस तरह स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। सत्ता में अब बात करते हैं ईरान में हुए उस सनसनीखेज मर्डर की जिसके बाद विध्वंसक युद्ध वाली चिंगारियां भड़क रही हैं। सोचिए, इजराइल और हमास के युद्ध के बीच हमास चीफ हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए तेहरान जाता है और तेहरान में ही शपथ ग्रहण समारोह के कुछ देर बाद उनकी हत्या हो जाती है।
हमास चीफ हानिया का ये वीडियो उस वक्त का है जब वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। इस दौरान डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे भी लगे थे। इस नारेबाजी के कुछ ही घंटों के बाद इस जगह से कुछ ही दूरी पर हानिया की हत्या हो गई। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसमें युद्ध वाली आग भी है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईरान के कौम में जागरण मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा लगाया गया है। ये लाल झंडा बदला लेने का एक प्रतीक माना जाता है, जो बढ़ते तनाव और इजराइल के खिलाफ संभावित जवाबी हमले का संकेत भी है। अब आपको 7 खबरों से बताते हैं कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच चल क्या रहा है। ईरानी राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 150 मीटर दूर हमास चीफ हानिया की हत्या की गई। उस हानिया की जिसे ईरान ने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। ईरान की सबसे सुरक्षित जगह IRGC के गेस्ट हाउस में हानिया मारा गया। ईरान में कल देर रात हानिया के घर पर मिसाइल स्ट्राइक की गई थी। हानिया के साथ उसका बॉडीगार्ड भी मारा गया। हानिया के खात्मे के बाद तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। ईरानी विदेश मंत्रालय ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि हानिया का पवित्र खून व्यर्थ नहीं होगा। वहीं हमास ने इस्माइल हानिया को शहीद घोषित किया है। मतलब ये कि हमास हर कीमत पर हानिया का बदला लेना चाहता है और इसमें उसे ईरान का भरपूर साथ भी मिलने वाला है। वैसे आपको बता दें, कल हानिया को अंतिम विदाई तेहरान में दी जाएगी। शुक्रवार को दोहा में उसे दफनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब हानिया के अंत से नए युद्ध का आरंभ होगा? ईरान ने हानिया का मारा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे ईरान और हमास की गुप्त दोस्ती वाले संदेश भी हैं और इस हत्या पर अलग अलग थ्योरी भी हैं। इसे हाल की कुछ घटनाओं से भी समझते हैं। सवाल यह है कि ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद हमास चीफ पर हमले के मायने दरअसल क्या हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद ही हानिया को क्यों मारा गया? इजराइल और हमास में सीज फायर को लेकर CIA चीफ और ब्लिंकन की बातचीत हुई। इन कोशिशों के बीच हत्या की वजह क्या है? एक सवाल यह भी है कि चीन में अरब नेताओं की बैठक के तुरंत बाद हानिया पर हमला क्यों हुआ? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद हानिया पर हमले का दरअसल मतलब क्या है? तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।